व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स। व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में सबसे पहले बात करेंगे कि अब सेठी साहब एक बड़ी अच्छी लाइन पे चल पड़े हैं कि इंटरनेशनल फोरम्स को, इंडियन मीडिया को, बीबीसी को इंटरव्यूज़ दे रहे हैं और उन इंटरव्यूज़ के हिसाब से वो कहते हैं ना कि आप अपनी इमेज स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं कि ये हमारे इश्यूज़ हैं, ये हमारे कंसर्न्स हैं। तो जब हम बात करते हैं पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह नजम सेठी, उन्होंने एशिया कप और वर्ल्ड कप पर वाज़े मौक़िफ़ जो है वो सामने रख दिया, पेश कर दिया। भारत एशिया कप के लिए अगर पाकिस्तान आएगा तो ही वर्ल्ड कप के लिए कौमी टीम भारत जाएगी। भारतीय मीडिया को इंटरव्यू में नजम सेठी ने कहा अगर तो दंगे भारत में भी होते हैं तो फिर कौमी टीम को भारत में भी खतरा है। यहाँ पे अगर हाइब्रिड मॉडल की बात करें तो हाइब्रिड मॉडल के तहत एशिया कप कराया जा सकता है। अगर न्यूट्रल वेन्यू पर एशिया कप करवाया जाएगा तो पाकिस्तान एशिया कप का हिस्सा नहीं बनेगा। माजी में भी ऐसा हुआ है कि कौमी टीम भारत गई लेकिन भारत पाकिस्तान नहीं आया। अगर भारत पाकिस्तान में नहीं खेलेगा तो हम भी भारत में नहीं खेलेंगे। ये पीसीबी और हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ है। नजम सेठी ने भारतीय बोर्ड पर टीमों को पाकिस्तान जाने से रोकने पर भी जोर देने का इल्ज़ाम लगाया। नजम सेठी साहब आज हमारे शो पे पॉपुलर हैं। अगली खबर उनके हवाले से है। नजम सेठी साहब जल्द बांग्लादेश और श्रीलंकन क्रिकेट के ओहदेदारान से मुलाकात करके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश करेंगे। दोनों बोर्ड्स को हाइब्रिड फार्मूले और यूएई में मैचेस पर एतराज़ात है जो हम अपने शो पे डिस्कस कर चुके हैं। पीसीबी दोनों बोर्ड्स के ओहदेदारान को कायल करने की कोशिश करेगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एशिया कप के मामले पर जल्द फैसला करने का ख्वाहिशमंद है, जिसके लिए नजम सेठी बराह रास्त जे शाह से भी बात कर चुके हैं। बातचीत करके मामले को हतमी शक्ल देना चाहते हैं। ज़राए के मुताबिक एशिया कप के हवाले से मज़ीद 3 से 4 हफ्ते लग सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं हमारे शो पे कितनी मज़ीद डिस्कशन हो सकती है एशिया कप के हवाले से। बिल्कुल जी, एशिया कप इस वक्त एक ऐसा है कि कहाँ ये किस करवट ऊँट बैठेगा पता नहीं चल रहा, समझ नहीं आ रहा। बिकॉज अब एशिया कप के साथ साथ नजम सेठी ने जो है वो आईसीसी इवेंट्स को भी जो है वो अटैच कर दिया। ज़्यादा डिटेल में अभी बात करेंगे, मगर मूविंग ऑन फर्दर टू द नेक्स्ट न्यूज़ ऑफ द डे। सो व्हाट्सएप में अगली न्यूज़ है नेशनल गेम्स के हवाले से। 34 नेशनल गेम्स 22 से 23 मई तक कोयटा में मुनक्किद होंगे। 19 साल बाद कोयटा में नेशनल गेम्स का इनकाद चैलेंज बन गया है। इजलास पर इजलास जारी, मगर नेशनल गेम्स का हतमी प्लान ना बन सका। सूबाई हुकूमत ताहाल इवेंट की इफ्तिताही और इख्तितामी तकरीब का प्लान देने में नाकाम रही। नेशनल गेम्स के चंद मुकाबले इफ्तिताही तकरीब से पहले करवाने का मंसूबा भी तैयार है। नेशनल गेम्स के 28 खेलों के मुकाबले कोयटा में होंगे। स्विमिंग लाहौर में, शूटिंग जेहलम में, रोइंग इस्लामाबाद में और सेलिंग के मुकाबले कराची में करवाए जाएंगे। हम ज़रा फोकस करेंगे 2 डिस्कशन पॉइंट्स से जिस पे हम पिछले 2-3 दिनों से बात कर रहे हैं। एक तो जो आईसीसी का रेवेन्यू मॉडल सामने आया है उसके हवाले से हम ज़रूर डिस्कशन करेंगे, बिकॉज हमारे साथ इस वक्त वही क्रिकेट राइटर मौजूद हैं जिन्होंने पूरा ये आर्टिकल लिखा और उनको हम खुशामदीद कहते हैं। उस्मान समीउद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर क्रिकेट राइटर। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो उस्मान। वालेकुम सलाम सवेरा। कैसे हैं उस्मान, खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस इस स्टोरी के साथ इसका जो फॉल आउट हुआ है उसी से डील कर रहा हूँ मैं थोड़ा बहुत। भरपूर फॉल आउट हुआ है, यहीं से इसी स्टोरी से हम उस्मान शुरू करते हैं। जो ये फाइनेंशियल एक मॉडल सामने आया है आईसीसी का, हम इतने दिन, इतने साल इस बात पे लड़ते रहे, बहस करते रहे, बिग 3 नहीं, बिग 3 होगा, वो फाइनेंशियल मॉडल फेल हो गया। बट नाउ इट इज़ क्लियरली बिग 1, then 2, then 3 and then हम खुश नसीब हैं कि शायद 4 पे हम बैठे हुए हैं। So उस्मान, what's your take on that? बिल्कुल, पिछली बार जो ये सब हुआ था तकरीबन 10 साल हो गए हैं अब एक्चुअली। हम लोग 2023 में, 2013-14 में, सॉरी 9 साल हो गए हैं जब बिग 3 पहली बार आई थी। उसमें भी सवेरा जो एक्चुअल जो मॉडल था, जो फाइनेंशियल मॉडल था ना, उसमें बीसीसीआई को इससे कम शेयर मिल रहा था, लेकिन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को ज़्यादा मिल रहा था। और उसमें और भी कई सारी एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस लाना चाह रहे थे जिसपे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का कंट्रोल ज़्यादा होता। तो उस वक्त वो कहना कि बिग 3 था वो प्रॉबेबली एक्यूरेट था। अब इस बार जो चेंज आया ना, वो अभी एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस में कुछ नहीं कहा गया है, सिर्फ फाइनेंशियल मॉडल आया है। और उस फाइनेंशियल मॉडल में सबको
नजर आ रहा है ऑब्वियसली 38.5% के लिए वो एम कर रहे हैं। मैं ये कहूंगा जरूर कि अभी वो प्रपोज्ड मॉडल है, अभी ये फाइनल नहीं हुआ है, मगर मुझे नहीं लगता कि इसमें इतना कोई फर्क आना है। 38.5 जिस तरह की हमें आवाजें आ रही हैं बोर्ड से, आई डोंट थिंक इतनी कोई ऑब्जेक्शन होंगी, थोड़ी बहुत होंगी, लेकिन ये हो गया फाइनेंशियल मॉडल। इसमें जो मुझे एक स्लाइटली डिस्टर्बिंग जो बात लगी, जिस तरह से ये मॉडल बना है, नॉट लाइक अनलाइक लास्ट टाइम, पिछली बार तो 3 जो बोर्ड्स थे उन्होंने मिलके, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया ने मिलके ये मॉडल बनाया, प्रेजेंट करा था। उस वक्त आईसीसी की मैनेजमेंट को भी इतना कुछ मालूम नहीं था। इस बार जो थोड़ी मुझे डिस्टर्बिंग चीज लगी है वो ये है कि आईसीसी की मैनेजमेंट ही इन्वॉल्व रही है इनिशियल मॉडल को बनाने में, और उसके बाद फिर ये फाइनेंशियल एंड कमर्शियल अफेयर्स कमेटी जो आईसीसी की, जिसके हेड जे शाह हैं, उन्होंने फिर इस मॉडल को थोड़ा सा वो करा है। तो मुझे ये थोड़ा सा डिस्टर्बिंग लगा कि एक्चुअली इसमें ऑलरेडी आईसीसी से इन्वॉल्वमेंट थी कि भाई हमने आपको ये मॉडल का एक मॉडल बना के दिया है, आपको इसके साथ जो करना है आप अपनी तरफ से करें। उस्मान फैसल हियर, हम ये भी जानना चाहेंगे, और आपकी बात बिल्कुल सही है, शायद पाकिस्तान से ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड को ज़्यादा तशवीश होनी चाहिए इस मॉडल पे, लेकिन आपको ये खबर है कि ये इसके पीछे बैकग्राउंड वर्किंग क्या है, कि अगर इंडिया का इतना बड़ा चंक है उस रेवेन्यू शेयर में, सो व्हाट इज़ द वर्किंग? इज़ इट बेस्ड ऑन द रेवेन्यू दैट बीसीसीआई जनरेट्स, और इज़ इट बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंसेस ऑफ इंडिया, या उसका बेस लाइन वर्किंग क्या है इस रेवेन्यू शेयरिंग की? देखिए फैसल, 4 जो उन्होंने क्राइटेरिया दिए हैं कि उन क्राइटेरियन पे ये मॉडल बेस्ड है, उनमें से एक परफॉर्मेंस है, आईसीसी टूर्नामेंट्स में परफॉर्मेंस, एक है आपका कमर्शियल कंट्रीब्यूशन, एक है आपकी हिस्ट्री एज अ मेंबर, और एक आपका फुल मेंबर स्टेटस। वो फुल मेंबर स्टेटस के लिए सबको आई थिंक 8.9% मिल रहा है, और ये जो सारी चीजें ना ये वेटेज देती हैं। लेकिन इसमें और इसके आप मॉडल में देखें ना तो बाज़ाब्ता बड़े स्पेसिफिक किस्म के परसेंटेज फिगर्स दिए हुए हैं। जैसे आई थिंक इंडिया का बीसीसीआई का कमर्शियल कंट्रीब्यूशन में 85.3% एक फिगर दिया हुआ है, लेकिन जो अभी तक उन्होंने किसी को बताया नहीं है और हमें भी नहीं मालूम है और बहुत सारे बोर्ड्स को नहीं मालूम है कि भाई आपने ये जो वेटिंग्स की जो फिगर्स, इन क्राइटेरियन की जो आपके फिगर्स आपने लाए हैं, किस बेसिस पे आपने कैलकुलेट कर रहे हैं, कहां से करें। कोई लोग, कुछ लोग का तो ये शक है, जो ऑफिशियल्स इतने खुश नहीं है, कुछ लोग का ये शक है कि इन परसेंटेजेस के साथ एक तरह की रिवर्स इंजीनियरिंग हुई है, कि आपने बीसीसीआई ने कहा है कि भाई देखो हमें 4 साल में तकरीबन $1 बिलियन चाहिए, अब उस फिगर से लेट्स वर्क बैकवर्ड्स एंड फाइंड आउट द परसेंटेज फिगर्स, सो टू स्पीक। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं, हमने कोई कैलकुलेशन देखी नहीं है, जहां तक मुझे मालूम है किसी बोर्ड को उन लोगों ने कैलकुलेशन एक्चुअली बिहाइंड दिस दिखाई नहीं है। जैसे आप एक कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई किन टीम्स की आईसीसी परफॉर्मेंसेस में क्या परफॉर्मेंसेस हुई हैं, आप कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इसकी वेटेज नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक एक फर्ज बनता है कि आप बताएं, आप ट्रांसपेरेंट हो और आप दिखाएं कि भाई हमने इस तरह से पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचा, पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा, पाकिस्तान ने पिछले 16 साल में 2 आईसीसी टूर्नामेंट्स जीते हैं, आपने किस तरह से उन्हें मार्क करा है, वो वर्किंग एकदम अभी किसी को नहीं मालूम है।